रहनुमाओं का भी नाम लिखवाया गया है और इमरान खान साहब की बहनें भी मुलाकात के लिए आज पहुंचेंगी अडियाला जेल में। कई महीने हो गए, 7-8 माह हो गए, इमरान खान साहब की कोई मुलाकात किसी से नहीं करवाई जा रही। सिर्फ एक वकील हैं जिनको इमरान खान साहब आखिरी बार मिले थे और उसके बाद दुनिया को नहीं पता कि इमरान खान साहब किस हालत में है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर भी निकाला गया चंद मरतबा, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं, और इलाज के लिए तो जेल से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक आध बार यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया गया, लेकिन पता नहीं है कि उन्हें कहां ले जाया गया। और यह भी कुछ लोगों ने क्लेम किया कि कुछ लोगों ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करने की कोशिश भी की। अब यह चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बाहर कोई नहीं जानता। बहुत जल्दी कोई ना कोई खबर निकल आएगी। हम अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं, इधर उधर जोर लगाते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई खबर मिलेगी और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार जो मुतालबात कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि उनके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए। जो उनके अपने जाती मुआलिजीन हैं उनको मुतमईन किया जाए कि इमरान खान साहब को एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या। तो ना सिर्फ जाती मुआलिजीन को मुतमईन किया जाए बल्कि फैमिली की मुलाकात भी करवाई जाए, और फिर उनका जो इलाज है वो बाकायदा अस्पताल के अंदर करवाया जाए जहां पे उनकी फैमिली मुतमईन है। लेकिन ऐसी सहूलियात इमरान खान साहब को दी नहीं जा रही। मैं कपिल देव का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जो जिंदगी इमरान खान ने गुजारी है ना, तो वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उसके लाइफ स्टाइल का तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उस आदमी में कुछ था जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था। तो केसेस तो जो भी हैं, या जो इमरान खान ने किया या जो उनके साथ हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो इमरान खान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी उन्हें ट्रीटमेंट करवाने का, इलाज करवाने का मौका मिलना चाहिए, और ये दुनिया भर में लोग कहते हैं। बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर्स, बहुत सारे बड़े लोग वो ये बात करते हैं बार बार इमरान खान के लिए। तो जितनी आवाज इमरान खान के लिए उठ रही है, आप सोचें एक लम्हे के लिए कि इमरान खान दुनिया के ताकतवर लोगों में से एक आदमी है। इमरान खान वो आदमी है जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वो आदमी है यानी जिसे यूरोप में, बर्तानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कोई पहचान की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में लोग उसे जानते हैं, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन आदमी है। जब इस तरह के आदमी के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस लेवल का जुल्म कर सकती है, तो ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे या क्या करेंगे, इसके बारे में जरा एक बार सोचिएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर कॉल दिए कि जितने ज्यादा कारकुन आ जाएं, एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, सबको वहां पहुंचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि मुजामत करें। अब देखें ना, मुजामत के लिए तो जोर लगाना पड़ेगा। मुजामत होगी तो फिर वफामत होगी। बैठ के बातचीत आपके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तभी करती है जब उन्हें लगता है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अदरवाइज वो आपके साथ कभी भी बैठ के बात नहीं करते। वो आपके साथ टेबल पे सिर्फ तब बैठते हैं जब उन्हें लगता है कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, वरना वो जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। वो डंडे से मुल्क चलाते हैं और चीजें चलाते हैं जैसे वो हमेशा करते चले आए। पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम पैदा हो गया नादरीन, मैं ये बड़े अरसे से डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग टेलीफोन करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, पैगामात भिजवाते हैं, तो मैं आज वो सारी चीज आपके सामने रख देता हूं। लोग मायूस हो रहे हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें लोगों का कसूर है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत अजीब हो। ये बहुत सादा सी चीज है कि लोग मायूस हो रहे हैं। लोग ना लंबी जंग नहीं करना चाहते, लोग जल्दी जल्दी नतीजा हासिल करना चाहते हैं। लोग मुख्तसर लड़ाई के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। लोग नहीं चाहते कि लंबी लड़ाई हो। आसाब की लड़ाई जो होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। उसमें आपको सब्र चाहिए, आपको इस्तकामत चाहिए, और यही सबसे बड़ा हथियार होता है इस लड़ाई में। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में क्या कहते हैं, बार बार क्या तलकीन करते हैं। कितनी मर्तबा सब्र का जिक्र आया कि वो लोग, उनके लिए खुशखबरी है जो सब्र करते हैं। तो जो लोग सब्र करते हैं उनको लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है तो वो जीत जाते हैं एक दिन, और जो लोग सब्र नहीं करते वो जल्दी मायूस हो जाते हैं। तो अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, उसकी मदद से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद जरूर आती है उन लोगों के लिए जो लोग साबिर होते हैं। हमें ना छोटी छोटी लड़ाइयों की आदत है, फटाफट नतीजा निकल जाए, यहां गए, ये कार्रवाई डाली, फौरन नतीजा निकल गया। ऐसे नहीं होता।
बांग्लादेश में अगर आज इनकलाब आए तो 15 साल तक बांग्लादेश के लोगों ने बर्दाश्त किया, मार खाई, और 15 साल के अंदर वो इस जगह पे पहुंचे कि उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया सारा निजाम। यही श्रीलंका में हुआ, यही नेपाल में हुआ। दुनिया में जहां पे भी इनकलाब आता है वो एक दिन में नहीं आता, या कोई तब्दीली आती है वो एक दिन में नहीं आती। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? मायूसी। कि जितनी मायूसी फैलेगी उतने ज्यादा लोग एफर्ट करना बंद कर देंगे, कोशिश करना बंद कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे माजी में बड़े तगड़े दिखाई देते थे, बहुत मुतहर्रिक थे, बड़ा जोर लगाते थे, वो मुझे उनमें से ना मायूसी की बू आई। वो मुझसे बात करते हैं, मुझे महसूस होता है, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि अब तो मायूसी हो रही है, कोई रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, आप अपने मकसद को सिर्फ पहचानिए और यह सोचिए कि क्या आप हक पे हैं। अगर आप हक पे हैं तो आप डट जाइए, नतीजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निकालेगा। इमरान खान क्या कहता था? वो जेल के अंदर बैठा हुआ, वो मायूस नहीं हुआ। वो जेल में बैठा हुआ, उसने हार नहीं मानी। वो जेल में बैठा हुआ, वो डट कर अभी तक खड़ा हुआ कि नहीं, मैं इनका मुकाबला करूंगा, ये मेरी शराइत के ऊपर आएंगे, मैं इनकी शराइत के ऊपर नहीं आऊंगा। ये आसाब की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है मायूसी का कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मकबूल हो गई है, या इसका मतलब यह भी नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए बंदे मकबूल हो गए। ये जब भी इलेक्शन होगा सारा पाकिस्तान निकलकर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ ही वोट डालेगा। इसका मतलब ये नहीं है। हां, ये जरूर है कि लोग एफर्ट अपनी थोड़ी सी कम कर देते हैं, जोर लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन लोग अपनी राय नहीं बदलते, ये हम सब जानते हैं। राय लोगों की वही रहती है, जहां उन्हें मौका मिलता है, जैसे ही उम्मीद की कोई किरण आएगी ना, आप देखेंगे लोग कैसे निकलेंगे। जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद आएगी, ठंडी हवा चलेगी या कोई एक इंसिडेंट होगा, आप देखिएगा लोग कैसे निकलेंगे और कैसे ताकत पकड़ेंगे। तो जो लोग मायूस हो रहे हैं ना, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप मायूस ना हो, आप सिर्फ ये सोचें कि आप हक पर हैं। अगर आप हक पर हैं ना, तो आप डट जाएं, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ लें। कोई छोटी बात करता है, कोई बड़ी बात करता है, कोई बहुत बड़ी बात करता है, कोई बात नहीं करता, दुआ कर लेता है। जो जैसे कर सकता है, जितना हिस्सा डाल सकता है वो उतना हिस्सा डाले। मायूस नहीं होना आपने, क्योंकि मायूसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। वो यही करते हैं, हमेशा आपको मायूस कर देते हैं। नहीं नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, ओ यार यही चलाते हैं, यही चलाते रहेंगे। ऐसे नहीं, कोशिश करें, जोर लगाए, थोड़ा लगाए, ज्यादा लगाए, पॉज लेना ना। आप रेस्ट करना चाहते हैं, आप थक गए, इससे निकल जाए इसमें से थोड़े दिन के लिए, अपने आप को फ्रेश करें, फिर वापस आए, फिर नए सिरे से लड़ना शुरू करें। ये जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, चलेगी। अभी इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे ना, फिर भी चलेगी। इमरान खान साहब की हुकूमत भी आ जाएगी ना, फिर भी चलेगी। ये लड़ाई अब इस कौम को एक दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचानी पड़ेगी। हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन अपने आप को इसके लिए तैयार रखें। आप ऐसा इसको लाइफस्टाइल आपको बनाना पड़ेगा कि ठीक है, आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, लेकिन अपना एक मौकिफ आपने रखा हुआ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी। यहां पे जमहूरियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसानी हकूक की पामालियां बंद होनी चाहिए, आजादी इजहार राय होना चाहिए। लोग अपने मैंडेट के जरिए से हुकूमतें बनाएंगे और गिराएंगे। लोग फैसला करेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा। इसके ऊपर आप डट जाएं तो आप देखिएगा एक दिन आप जीत जाएंगे, क्योंकि लड़ाई अभी बड़ी लंबी चढ़नी है। देखिए ना, इन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, इतने सारे कारोबार हैं, इतना सारा मुनाफा है, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, उनके अंदर इतना सारा इस्तिस्ना है, उनके अंदर इतनी सारी सहूलियात हैं। अब ऐसे तो नहीं कोई छोड़ देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौम है, वो ये जानती है कि वो लगातार पिसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं, कौम को मिलता ही कुछ नहीं है, कौम तो परेशान है। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। नाज़रीन, कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी जो अहम तरीन चीजें सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो पानी का मसला है वो उसमें डिस्कस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो DGISPR है उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ये जो सांस बंद करने वाला मामला है, इसको अब आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया से हर हाल में पाकिस्तान को अपना पानी खुलवाना पड़ेगा। हम जाके लीबिया में, हम जाके सूडान में, दुनिया के दूर दराज इलाकों में हम सालसी करवाने की कोशिश करते हैं। हम यहां पे ईरान और अमेरिका के बीच में सालसी करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम इंडिया के साथ अपना पानी का मसला हल नहीं करवा सकते? जब आप दुनिया के काम आते हैं तो दुनिया से बोलें कि वो आपकी मदद करें, और जो आपका हक, आपका पानी इंडिया रोक रहा है, वो खुलवाने में आपकी मदद की जाए, आपको सपोर्ट की जाए।
तो हर हाल में पाकिस्तान का पानी खुलना चाहिए और पुरअमन तरीके से खुलना चाहिए। लेकिन पानी का मसला इतना सीरियस है कि अगर इसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई भी लड़नी पड़े तो पाकिस्तान को लड़नी पड़ जाएगी। ये हर पाकिस्तानी जानता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। तो इसके ऊपर अच्छी बात है कि डिस्कशन हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के साथ अब इस मामले पे आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के इशू के ऊपर बात हुई, लेकिन यहां पे बात हुई मकबूजा कश्मीर के। भारत वहां पे पाकिस्तान की शारक के ऊपर यह ज्यादती कर रहा है, यह ज्यादती कर रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ कभी कश्मीरी इतनी बड़ी तादाद में बरतानिया में नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के खिलाफ कश्मीरी बरतानिया में निकले। आज भारत में कश्मीरी एहतजाज करते हैं अपने हकूक के लिए, तो पाकिस्तान में भी जो आजाद कश्मीर है वहां पे भी कश्मीरी अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि भारत में कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, तो सेम टाइम में आपको यह भी कहना चाहिए और यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। उनके बड़े जायज मुतालबात हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपना मैंडेट खुद लेकर आएंगे, हम अपने हुक्मरान खुद चुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से लाकर बंदे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें। और ज्यादातर वही लोग आते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से चिट लेकर जाते हैं कि जनाब हमें हिस्सा दिया जाएगा। तो जब आप कश्मीर की बात करते हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा संजीदा फोरम है, बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान का, तो फिर आपको आजाद कश्मीर में भी कश्मीरियों को हक देना चाहिए और देना पड़ेगा। अफगान सरहद दहशतगर्दी का मामला, भारत की मुदाखलत, ये वो सारी चीजें जो पहले भी बातचीत होती रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए या इसमें कोई ऐसी चीज है जिस पर मैं एनालिसिस करूं। वो खबर के अंदर है, वो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, रजा डार का मामला, जो इसहाक डार का नवासा है, अली डार का भांजा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार। रजा डार के बारे में पुलिस और शरीफ खानदान के वफादार ये तासुर फैला रहे हैं लगातार कि यह शख्स रेप का हिस्सा नहीं है, यानी जो जिनसी ज्यादती हुई खवातीन के साथ उस ज्यादती का यह शख्स हिस्सा नहीं है, तो बाकी इसका लेन देन का मामला था। लेकिन यह हो नहीं सकता, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। रजा डार है मरकजी मुलजिम और यह जो कुछ भी हुआ उसका सबसे अहम और मरकजी किरदार रजा डार था। उसी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी को सबसे ज्यादा सजा होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर लूं कि जिस नौयत का केस है ना, इसमें राजीनामा भी नहीं हो सकता। अगर खवातीन के साथ रजा डार और बाकी लोग राजीनामा भी कर लेते हैं ना, तब भी इन तमाम लोगों को सजा मिलनी ही मिलनी है। यह नहीं हो सकता कि इस तरह के केस में राजीनामा हो जाए। इस तरह तो पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वो जुल्म करेगा और जुल्म करने के बाद कमजोर के साथ राजीनामा करेगा और लाके सरकार को दिखा देगा और सरकार कहेगी जी इनका राजीनामा हो गया लिहाजा मुकदमा खत्म। तो जालिम को और ताकतवर को और पैसे वाले को तो जुल्म करने का जवाब मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो यहां पे ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको करना ये चाहते हैं कि रजादार के मामले को लेन देन पे लाके तो लेन देन का तराजा हल कर ले खवातीन के साथ कि जनाब ये हमारा हो गया, तो रजादार तो गया बाहर और जो बाकी हैं उनका जिनके रेप वाला मामला है तो वो अपना मुकदमा देखते रहे। तो ये इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो मरकजी मुलजिम है, उसने ये सारी चीजों के अंदर मेन रोल प्ले किया है। नाज़रीन, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हमारे एक एयरफोर्स के ऑफिसर, बड़े अच्छे ऑफिसर आसिम तारिक साहब, उनका एक बड़ा अफसोसनाक कत्ल हुआ। बड़ा अफसोसनाक एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में। एक लड़के ने गोली चलाई, गोली आकर उन्हें लग गई। बहुत अफसोसनाक वाकया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस वाकये के बारे में सुनकर। तो वो लड़का पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर, इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। चले पुलिस को तो शाबाश कि उन्होंने जल्दी जल्दी कार्रवाई की और फटाफट उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली, सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया और बड़ी होशियारी के साथ काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन की और मुलजिम को पकड़ लिया। इस मुलजिम की तमाम फुटेज जारी की गई है, तमाम सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है, इसके आने जाने की, रस्ते की, सेफ सिटी कैमरा, जो कुछ भी मिला सारा कुछ जारी किया गया और एक एक हकीकत कौम के सामने रख दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप रजादार का केस देखते हैं लाहौर वाला, तो वहां पे सीसीटीवी फुटेजेस को खुद छुपा रही है पुलिस। वहां पे एक वकूआ पहले एक तरह का बताया जा रहा है, फिर दूसरी तरह का बताया जा रहा है। पहले हकायक कुछ और बताए जाते हैं, बाद में हकायक और बयानात तब्दील कर दिए जाते हैं। तो लाहौर वाला केस बहुत मशकूक हो गया। मैंने ये आपको टेस्ट केस के तौर पे बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने केस उठाया, साफ और शफाफ तरीके से पूरा मामला देखा और लाके कौम के सामने रख दिया, जनाब ये बंदा था, ऐसे मारा था, ये हुआ था, ये इस बंदे का बयान है, ये बंदा हमने ऐसे पकड़ लिया और ये तरीकाकार था, ये सीसीटीवी है, ये मोबाइल का रिकॉर्ड है, ये इस गाड़ी पे बैठा था, इस मोटरसाइकिल पे गया था, सारा रिकॉर्ड। क्या लाहौर वाले मुकदमे में आपको ये सारा कुछ मिला?
क्या अभी आपको दिखाया गया कि वो एयरबीएनबी वाला घर है, उसके अंदर पुलिस ने क्या तफ्तीश और तहकीकात की और वहां से क्या मिला? क्या उन्होंने बताया कि इनके मोबाइल फोन कहां है, उनसे क्या डाटा मिला? क्या यह बताया कि किसने किसको कॉल की? नहीं बताया। क्या यह बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कौन सा मुलजिम कहां से भागा, कहां पहुंचा, क्या हुआ? नहीं बताया। तो लाहौर वाले केस में मामला को छुपाया जा रहा है क्योंकि एक हुक्मरान खानदान का बंदा बीच में आ गया, जबकि जो इस्लामाबाद वाला केस है, क्योंकि उसमें हुक्मरान खानदान का बंदा नहीं था, तो हर चीज सामने लाकर रख दी गई है। नाजरीन, एक और अफसोसनाक सूरत हाल है, जब से ये हुकूमत आई है ना, हर साल गंदम का बहरान पैदा हो जाता है, और इस मरतबा फिर यही खदशा है कि एक मरतबा फिर गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। पंजाब से 45 लाख टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा जो है वो सरकारी गोदामों से भी गंदम गायब हो जाती है। लेकिन हुआ यह है कि इन्होंने मैनेजमेंट ठीक नहीं की, और तीसरी मरतबा जब से ये हुकूमत आई है, तीसरी मरतबा 2024 में भी जब इनकी हुकूमत आई तब भी, 2025 में भी और 2026 में भी, तीनों मरतबा गंदम का बहरान पैदा हो रहा है, और लगातार रोटी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है। ये पंजाब की जो 45 लाख टन गंदम है, उसका पता ही नहीं चला वो कौन खरीद दिया, कहां ले गया। लोगों ने स्टोर कर ली है, जखीरा अंदोज छुपा कर ले गए हैं। उन्होंने 2800 रुपए मन के हिसाब से खरीदी है मुबैना तौर पे, और वो उन्होंने अब बनने लगा दी है। वो अब इंतजार करेंगे, जब मार्केट में किल्लत होगी तो वो अपनी मनमानी कीमत पर पाकिस्तान के सारे सूबों में गंदम को बेचेंगे। ये सरकार की नाअहली है, निकम्मापन है। हमारे यहां पे क्रॉप तो अच्छी हुई थी, गंदम तो काफी पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद किसानों को मुनाफा नहीं मिला, और जो माफिया है वो बड़े पैमाने पर मुनाफे के लिए तैयार बैठा है पर तोल के। नाज़रीन, सहाफियों के कोई हकूक नहीं है पाकिस्तान में। यहां पे एक और बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान में सहाफियों के साथ, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूं। और ये रोही टीवी है मुल्तान में, ये सराकी के अंदर जो टीवी चैनल हैं वहां पे उनमें से एक। तो इसमें जनाब 36 मुलाजमीन को उन्होंने बगैर किसी नोटिस के फारिग कर दिया। इसमें रिपोर्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, और भी हैं, इसमें एनालिस्ट भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं। तो 36 लोगों को एक साथ उन्होंने कहा जनाब कल अब हमारी सारी चीजें हमें वापस कर दें और अपनी अपनी तनख्वाह लें और घरों को जाएं। ये क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में कोई लॉज हैं, कोई उसूल है सहाफियों के लिए? जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनकी नौकरी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहां पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स के साथ हो जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनके अपने साथ क्या हो रहा है ये भी आपके सामने। एक और चीज नाज़रीन, मालाकंड में ना आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, और वो प्रॉब्लम यह है कि मालाकंड का रीजन टैक्स नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुआहदा किया था जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था कि हमारा टैक्स फ्री जोन होगा, हम वहां पे टैक्स नहीं देंगे। वहां अभी भी आपको नॉन कस्टम गाड़ियां मिल जाती हैं, वहां पे अभी भी आपके ऊपर जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो नहीं लगते, बहुत सारे और टैक्सेस हैं, सेल टैक्सेस, वो वहां पे नहीं लगते। अब हुकूमत वहां पे टैक्सेस लगाना चाहती है, लेकिन जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से बार बार मुतासिर हुए हैं, हमारे ऊपर ऑपरेशंस किए गए हैं, हम खौफनाक सैलाबों से मुतासिर हुए हैं, तो इतनी सारी तबाहियां आई हैं, हम तो अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहे, तो आप अभी हमारे ऊपर टैक्सेस ना लगाएं, बाद में लगा लीजिएगा। ये उन्होंने मुतालबा किया है, और अगर हुकूमत ने यह मुतालबा ना माना तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में मालाकंड इकट्ठा हो जाएगा और सड़कों पर आ जाएगा। और मैं यहां के लोगों को जानता हूं, ये इकट्ठे होकर निकल आते हैं, इनके अंदर यकजहती है, और ये अपने इज्तिमाई मफाद के लिए हमेशा से इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं। तो बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब मालाकंड टैक्स नहीं देना चाहता। देखिए, टैक्स तो सबको देना चाहिए मेरी राय में, लेकिन जो मुआहदे आपने किए हैं उनकी पासदारी करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर सकते हैं। अगर आप एकदम करेंगे, एकदम बोझ डालेंगे लोगों के ऊपर, तो लोगों को प्रॉब्लम होगा। आप स्टेप बाय स्टेप आए, आराम आराम से आए, लोगों की सहूलत भी देखें, तो मेरे ख्याल में ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर एकदम आप भारी टैक्सेस उनके ऊपर आयद कर देंगे, तो उन्हें टैक्स देने की आदत नहीं है बड़े लंबे अरसे से, तो उसका नतीजा गलत निकलेगा। तो हुकूमत सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में ना सोचे, और चीजें भी सोचे। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की जा रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, और आज भी उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनकी मैयत को कुम पहुंचा दिया गया है, और एक इतला के मुताबिक इस मैयत को इराक भी ले जाया जाएगा, जहां पे ये मैयत मुख्तलिफ मज़ारात पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो जलीलुल कदर सहाबा इकराम और अहले बैत के मज़ारों पे ले जाया जाएगा इस मैयत को, और फिर वापस ईरान में लाकर तदफीन की जाएगी 9 तारीख को, गालिबन ये बताया जा रहा है।
तो आज जो है वो 7 तारीख है, तो 9 तारीख तक अभी हम देखेंगे कि तदफीन का अमल मुकम्मल होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा है। इस वक्त मौजूदा हिस्ट्री में हमने नहीं देखा किसी भी लीडर के जनाजे में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आते हुए। तो आयतुल्लाह अली खामनई का नमाज जनाजा, अमरीकी सहाफियों ने कहा कि हमने इतना बड़ा नमाज जनाजा और इतना शानदार बंदोबस्त हमने कभी नहीं देखा। तो एक तो ईरानियों को जो है वो काबिल तहसीन है उनकी एफर्ट कि जिस तरीके से उन्होंने